नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेलवे द्वारा जारी किए गए टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के नोटिफिकेशन के बारे में। कल के डेट में यानी कि 28/6 को रेलवे आरआरबी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के पोस्ट के लिए। तो आज ये देखते हैं नोटिफिकेशन, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को पूरी तरह से जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस नोटिफिकेशन में उसको कवर करेंगे। देखते हैं इस नोटिफिकेशन को। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें डेट दिया हुआ है, पहला डेट है 21/6/2025। ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसका डेट है, और एप्लीकेशन स्टार्ट 28 से ही हो गया है। 28/6/2025 से ही एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। एप्लीकेशन का जो क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट, वो 28/7 तक है, यानी कि जुलाई तक है, 28 जुलाई तक है। इसके बाद जो पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 30/7 है। आप 30/7 तक अपना पेमेंट कर सकते हैं। इसमें और एक डेट है 1/8 से 10/8, जो कि आप अगर कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप अपना एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इस डेट के दौरान। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें 2 पोस्ट दिया हुआ है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल डिपार्टमेंट के लिए है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो बहुत सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर आ जाता है। तो टेक्नीशियन अगर ग्रेड 1 की बात करें, एक नंबर से नंबर 1 का टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, ये लेवल 5 का पोस्ट होता है। लेवल 5 होता है। इसका जो बेसिक होता है वो 19,200 से स्टार्टिंग होता है बेसिक। इसका मेडिकल जो स्टैंडर्ड है वो B1 है, और एज जो है इसका वो 18 से 33 साल। इसका जो एज लिमिट है वो 18 से 33 साल है। इसमें जो वैकेंसी है टोटल पूरा आरआरबी को मिला के वो 183 है। पूरा आरआरबी जितने भी आरआरबी है वो सबको मिला के पूरा 183 पोस्ट है इसमें। अब बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, तो ये लेवल 2 का पोस्ट है, जिसका बेसिक जो है 19,200। अब इस जगह पे देख सकते हैं 19,200 से स्टार्टिंग है। 19,200 है, और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो भी B1 एंड बिलो ही होता है। और इसका जो एज लिमिट रखा है वो 18 से 30 साल है। और ये जो पूरा वैकेंसी है पूरा आरआरबी, ऑल आरआरबी जो है सभी जोन को मिला के वो 6,055 है। मतलब टोटल जो वैकेंसी है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल जो है और टेक्नीशियन ग्रेड 3, ये दोनों मिला के पूरा 6,238 पोस्ट है इसमें। अब एक एक करके नीचे पूरा नोटिफिकेशन को देखते हैं। हम लोग इसमें केवल इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उसे कवर करेंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले आगे देखते हैं। इसमें एज, मेडिकल फिटनेस वगैरह है, इसे आगे डिटेल्स में भी देख सकते हैं। आगे चलेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह है। इसमें एक पॉइंट है जो 20(1.20) का जो ये पॉइंट है, ठीक है, फ्री ट्रेवल फैसिलिटी। ये किसके लिए है एलिजिबल है? केवल SC ST के लिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो एग्ज़ाम से लेके, अब जैसे एग्ज़ाम के लिए भी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मेडिकल कोई भी चीज़ के लिए, वो आपको फ्री ट्रेवल फैसिलिटी, मतलब पास आप बोल सकते हैं, वो प्रोवाइड करेगी रेलवे आरआरबी के द्वारा। नीचे देखते हैं इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट्स, मेन इम्पोर्टेंट्स है। इसमें एक पॉइंट है 3.0 स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस। इसमें दिया हुआ है A3, मतलब मेडिकल फिटनेस क्या क्या होता है इसमें जो स्टैंडर्ड है। पहला सीरियल नंबर 1 में अगर देखें A3 में क्या क्या होता है, ये डिस्टेंस विजन वगैरह वो दिया हुआ है। दूसरा में B1 है, तीसरा में B2 है। ऐसे अगर नीचे देखें
तो ये C1 है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए मेन जो पॉइंट है वो हमें देखना है B1, मेडिकल स्टैंडर्ड जो है B1। इसमें क्या है, डिस्टेंस विजन जो है 1 नंबर का पॉइंट है वो 6/9 और 6/12 विथ और विदाउट ग्लास। आप अगर चश्मा पहनते हैं तो उसके साथ भी ये दोनों होना चाहिए, या फिर नहीं पहनते हैं तो भी ये 6/9 और 6/12 होता है। और नियर विजन जो है वो 0.6 होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लास। मस्ट पास द कलर विजन, मतलब इसमें जो .3 है, मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड, ये जो विजन है इसमें पास करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें लिखा हुआ है जैसे मस्ट पास, ये होना काफ़ी ज़रूरी है। कलर विजन आपका बराबर होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन भी बराबर होना चाहिए, नाइट विजन भी अच्छा होना चाहिए। ये पॉइंट जो है आपका B1 वो टेक्नीशियन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, B1 एंड बिलो, उससे नीचे। तो आप अगर B1 आपका अगर कंप्लीट हो गया तो आप उससे बिलो तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं आगे का मेन पॉइंट। इसमें दिया हुआ जैसे नेशनलिटी, सिटीजनशिप, कौन कौन इसको डाल सकता है, कैंडिडेट, कौन कौन सा कैंडिडेट है जो एलिजिबल है। तो इंडिया तो रहेगा ही, नेपाल का भी है तो वो भी डाल सकते हैं, भूटान है तो वो भी डाल सकता है। और 4 नंबर का जो ये है पॉइंट, इसमें बोला गया है कि तिब्बत जो रेफ्यूजी है वो इंडिया में जो बिफोर 1/1/1962 से पहले एंटर किया है, ठीक है, और 1/1/1962 से जो इंडिया में रह रहा है वो भी तिब्बतियन जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, ये जो है 5.0 एज लिमिट। एज लिमिट क्या है, इसमें तो बोला है जैसे ऊपर भी देखे थे हम लोग, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 18 से 33 साल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 साल। एज रिलैक्सेशन भी है नीचे, एज रिलैक्सेशन किसे किसे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इसमें बहुत सारे सीरियल नंबर कैटेगरी बांटा हुआ है। सीरियल नंबर 1 में SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा। 5 साल मतलब जो ऊपर दिया हुआ है कि अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में मैक्सिमम एज 33 मतलब 33 साल है, तो आप SC/ST इसमें 5 साल और ऐड कर सकते हैं, तो 33×5 हो गया 38 साल। मतलब आपका लिमिट हो गया, एज लिमिट, अपर एज लिमिट 38 साल हो गया। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो मैक्सिमम एज हो गया वो 38 साल। आप 38 साल तक में भी आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसी तरह अगर बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए तो उसमें भी 30 साल है अपर एज, ऊपर नॉर्मल, उसमें आप फिर से 5 ऐड कर दीजिए SC/ST के लिए तो 35 साल टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। और अगर सीरियल नंबर 2 में देखेंगे OBC के लिए, OBC कैंडिडेट के लिए NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन लेयर। तो 3 साल मतलब अब उसमें जो एज लिमिट है ऊपर नॉर्मल एज लिमिट जनरल, उसमें से 3 साल ऐड कर सकते हैं। जैसे ऊपर जो 33 साल है तो आप इसमें 3 साल जोड़ देंगे तो आपका 36 साल हो जाएगा टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, सिग्नल के लिए जो है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 30 साल है तो आप उसमें 3 जोड़ देंगे तो 33 साल हो जाएगा। इसी तरह नीचे का जो पॉइंट है 3 नंबर देखें, एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया हुआ है, इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए जनरल और EWS के लिए भी 3 साल है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 6 साल है, और SC/ST के लिए 8 साल है, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। नीचे दिया है PWBD के लिए, 4 नंबर में जो दिया है PWBD के लिए, इसमें दिया है 10 साल है जनरल और EWS के लिए, नॉन क्रीमी लेयर OBC के लिए 13 साल है, और SC/ST के लिए 15 साल है। इसी तरह नीचे एक पॉइंट है 5 नंबर, अगर आप अभी कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो रेलवे में जॉब कर रहा हो ग्रुप C और ग्रुप D में, और जिसका सर्विस 3 साल मिनिमम हो चुका हो, तो उसके लिए भी रेलवे RRB के द्वारा एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो उसका जो एज रिलैक्सेशन है वो अपर मतलब ये 40 साल का एज होता है। जैसे जनरल और EWS के लिए दिया है 40 ईयर्स, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए दिया है 43 मतलब 43 साल, SC/ST के लिए दिया 45 साल। आप इस एज तक में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं, 6-7 इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। इसमें दिया है ये भी पॉइंट पूरा सेम वही है, कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन, ठीक है, सेम पॉइंट इसे।
इसमें जो 5.2 है डेट ऑफ बर्थ, सेम ये वो चीज़ है, बस इसमें डिटेल्स में बता दूँ, मतलब आपका जो एज है, डेट ऑफ बर्थ है, तो उसके अनुसार आप वो दिया हुआ है एज कोई इतना से, ये जैसे कि पहला जो है ये 18 से 33 साल, ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए है। इसमें बोला है कि जनरल जो है EWS है वो 2/7/1992, मतलब 2/7/1992 से पहले के जो भी हैं एज के वो इसको नहीं फिल कर सकते हैं। OBC का सेम 2/7/1989 के लिए है, और SC/ST के लिए 2/7/1987। ये इसके बाद नीचे जो है ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है, इसमें जनरल के लिए ये दिया हुआ है, और OBC के लिए ये है, और SC/ST के लिए ये है। इसके बाद नीचे अगर देखें तो नीचे एक इम्पोर्टेंट कुछ दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ filled in the application should be the same as recorded in their matriculation SSL certificate। वो इसमें जो इम्पोर्टेंट नोटिस दिया है, इम्पोर्टेंट है, उसका कहना यह है कि आप जो भी फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे अपना डेट ऑफ बर्थ सबमिट कर रहे हैं या फिल कर रहे हैं, वो आपका मेट्रिकुलेशन मतलब 10th के सर्टिफिकेट में या उससे ऊपर जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसमें सेम होना चाहिए, उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। नीचे है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें दिया हुआ है, तो इसके बारे में नीचे डिटेल्स है, आप नीचे भी देख सकते हैं इस चीज़ों को। एक पॉइंट है यहाँ 7.0 एग्जामिनेशन फीस, इसमें लिखा हुआ है फॉर ऑल कैंडिडेट्स कैटेगरी, मतलब ये जो है ऑल कैंडिडेट्स के लिए जो फी है वो 500 है। ठीक है। सीरियल नंबर 2 में बोला है SC/ST, एक्स सर्विसमैन, PWD फीमेल और ट्रांसजेंडर, ये सभी जो क्राइटेरिया वाले लोग हैं, इसका जो फीस है वो 250 रुपये है। आगे आगे देखें, इसमें जो 7.1 है वो कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं, मोड दिया वो आप ऑनलाइन मोड से, UPI मोड से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इसके थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहे हैं। इसमें जो एक पॉइंट है 8.13 EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये जो रिजर्वेशन है ये किसको बेनिफिट मिलता है, EWS का। तो EWS के जिसको बोला जाए ऐसा है कि जिसका फैमिली जो ग्रॉस एनुअल इनकम है, यहाँ लिखा हुआ है फैमिली ग्रॉस एनुअल इनकम 8 लाख से बिलो, मतलब 8 लाख से नीचे है, तो वो EWS जो ये है EWS इसका बेनिफिट ले सकता है। एक पॉइंट है 13.0 रिक्वायरमेंट प्रोसेस, मतलब ऐसा क्या प्रोसेस क्या रहेगा रिक्वायरमेंट का, इसमें लिखा हुआ है पहला अगर A नंबर का पॉइंट देखेंगे, कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड थ्रू एनी ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू ओनली ऑन RRB फॉर अ पे लेवल एंड ओनली ऑन कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब आप केवल एक ही एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट इन द पे लेवल which the candidate is eligible and interested to apply should be submitted by candidates in a pay level. The selections of RRB on exercise shall be final application to more than one RRB for the same pay level by candidates will lead rejections of all the application pay level। इसमें कहा गया है कि आप वो एक टाइम पे केवल एक ही RRB में अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ऐसा होने पर आपके जो एप्लीकेशन है उसे रद्द कर दिया जाएगा। दूसरा B नंबर का जो पॉइंट है रिक्वायरमेंट प्रोसेस, पहले फर्स्ट जो है इसमें 1 नंबर दिया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसको CBT बोलते हैं, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीसरा मेडिकल ME मेडिकल एग्जामिनेशन। 3 प्रोसेस है, ये तीनों प्रोसेस पास करने के बाद आप रेलवे के टेक्नीशियन या तो ग्रेड 1 या ग्रेड 3 में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नीचे देखते हैं 13.1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। A नंबर का पॉइंट पैटर्न एंड सिलेबस CBT फॉर पे लेवल 5, मतलब टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए दिया गया है।
इसका जो टोटल 90 मिनट होगा और 100 क्वेश्चन, मतलब 90 मिनट में आपको पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। दूसरा है देयर सेल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3, मतलब प्रत्येक 3 पे अगर 3 आप रॉन्ग करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। इसके बाद नॉर्मलाइज मार्क सीबीटी मल्टीपल शिफ्ट, मतलब जब सीबीटी काफ़ी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, ऐसे जनरली एक दिन में 3 शिफ्ट का एग्ज़ाम होता है, ऐसे अगर 10 दिन सीबीटी का टेस्ट होता है तो इस सिचुएशन में रेलवे जो है नॉर्मलाइज सिस्टम नॉर्मलाइज करता है। ठीक है, इसमें है 4 नंबर पॉइंट है मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क फॉर एलिजिबल इन वेरियस सब्जेक्ट। जो मिनिमम परसेंटेज है वो है जनरल के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 40, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 25। ये मिनिमम जो मार्क्स है वो लाना ही है। पाँच नंबर पॉइंट है द मार्क स्कोर्ड इन सीबीटी शैल बी यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेज ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। इसके बाद अगर आप ऊपर से एलिजिबल है तो फिर आपको आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए बुलाया जाएगा आरआरबी के द्वारा। इसका सिलेबस बोला है सीबीटी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए सिलेबस, और इसमें देखिए जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस के अंदर नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स है, इंडियन जियोग्राफी है, कल्चर एंड हिस्ट्री है, इंडियन इंक्लूडिंग है, फ्रीडम स्ट्रगल है, पॉलिटिकल है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट इशू है। ये सभी है जनरल अवेयरनेस के अंदर। जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग के अंदर ये सभी पूरा सिलेबस दिया है। बेसिक कंप्यूटर इसमें दिया हुआ पूरा बेसिक कंप्यूटर किसी चीज़ के बारे में, ये पूरा इसके मैथमेटिक्स के बारे में ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है। ये सिलेबस एक बार आप पूरी तरह से देख लें, क्योंकि सिलेबस को कवर करना काफ़ी ज़रूरी होता है। सिलेबस से बाहर आप कुछ भी ध्यान न दें। अगर आप चाहते हैं कि रेलवे में नौकरी हो तो आप पहले सिलेबस को कवर करें और काफ़ी अच्छे तरह से सिलेबस को कवर करें, ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एक और है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये साइंस से रिलेटेड कौन कौन सा चैप्टर है पूरा सारा चैप्टर दिया हुआ है। ये जो मेन है इसमें किस किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछेगी आरआरबी। पहला है जनरल अवेयरनेस, उसमें 10 क्वेश्चन होगा और 10 मार्क्स के लिए। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें 15 क्वेश्चन होगा 15 मार्क्स के लिए। इसके बाद है बेसिक कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन, इसमें 20 क्वेश्चन है 20 मार्क्स में। इसके बाद मैथमेटिक्स, इसमें 20 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के लिए। इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 क्वेश्चन है 35 मार्क्स। तो इसमें अगर देखा जाए तो दो चीज़ है जो जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। एक तो पहले साइंस में देख लीजिए, साइंस में है, और दूसरा कंप्यूटर्स में। मैथमेटिक्स में भी सेम है 20। आगे देखते हैं। बी नंबर है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। इसमें भी बोला है 90 मिनट में आपके पास 100 क्वेश्चन, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सोल्व करना है। सेम इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 है, 3 गलत पे 1 कट जाएगा। इसमें भी सेम नॉर्मलाइज होगा। 4 नंबर में सेम है मिनिमम परसेंटेज क्या क्या है एलिजिबिलिटी के लिए। सेम जनरल के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस 40%, ओबीसी के लिए 30% है, एससी के लिए 30% है, एसटी के लिए 25% है। इसमें भी सेम वही है 5 नंबर में कि आप अगर ऊपर का जो मिनिमम परसेंटेज है या इसको आप अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका जो प्रोसेस है नेक्स्ट प्रोसेस है उसके लिए बुलाया जाएगा। इसका सिलेबस सेम, इसमें भी सिलेबस दिया हुआ टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। मैथमेटिक्स है, इसमें नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क्स वगैरह, ये पूरा सारा सिलेबस एक एक करके कवर करना पड़ेगा। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, नीचे जनरल साइंस भी है, जनरल अवेयरनेस भी है। इसमें भी नीचे देखेंगे किससे किससे कितना क्वेश्चन पूछता है। इसमें मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन है 25 मार्क्स के लिए। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। जनरल साइंस के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। मतलब कि जनरल साइंस मतलब साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 40 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अगर आप मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन और रीजनिंग। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13.2। अगर आप ऊपर पूरा क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका जो अगला प्रोसेस है वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
इसमें पहला नंबर पॉइंट में यह है कि अगर आप ऊपर का जो भी एग्ज़ाम है उसके मार्क्स के अनुसार आपके जो CBT एग्ज़ाम है उसके मार्क्स के अनुसार और ए लेवल के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड होने पर अब बुलाया जाएगा। दूसरा है इन केस 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स, अगर 2 या 2 से अधिक जो कैंडिडेट है वो इक्वल मार्क्स ले आया है, सेम मार्क्स, अगर किसी का सेम मार्क्स 70 है, 70 दो लोग लेके आया है, तो देयर मेरिट पोजीशन शैल बी डिटरमाइंड बाय एज क्राइटेरिया। तो उस सिचुएशन में एज क्राइटेरिया के अनुसार द ओल्डर कैंडिडेट्स शैल बी गिवन हायर मेरिट, अगर जिसका सबसे ज़्यादा एज है उसे उस जगह पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद आता है सी नंबर में। सी नंबर पॉइंट देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्शन कैंडिडेट्स इज सब्जेक्ट टू देयर पासिंग द रिक्वेस्ट मेडिकल फिटनेस टेस्ट फॉर कंडक्टिंग बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद जो सी नंबर का पॉइंट है, अगर आप मेडिकल फिटनेस या जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसे पास करने पर फिर आप सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बारे में एक पॉइंट है डी नंबर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखेंगे, इसमें 3 पॉइंट ऊपर इम्पोर्टेंट था और नीचे आगे देखते हैं हाउ टू अप्लाई। आप अप्लाई कैसे करें, अप्लाई कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले क्रिएट करना है RRB का वेबसाइट में जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपका पहले से आपने अप्लाई किया हुआ है, पहले से RRB में कोई भी फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो ऑलरेडी आपका अकाउंट है, तो लॉगिन सेक्शन में जाके आपको लॉगिन करना है। बस लॉगिन करने के बाद पर्सनल मोबाइल नंबर और ID OTP रिक्वेस्ट ड्यूरिंग द अकाउंट्स क्रिएशन, अगर नहीं बना है तो अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID और OTP के जरिए अपना ID क्रिएट कर सकते हैं RRB में। नो चेंज विल बी अलाउड, इसमें दिया है। इस तीसरा नंबर पॉइंट में वैलिड पर्सनल मोबाइल नंबर, ये पता हो गया। नो चेंज विल बी अलाउड टू द डिटेल्स इंटर इन द क्रिएट अकाउंट, आपने जो अकाउंट क्रिएट किया उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID इंक्लूडिंग द मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। ये लास्ट पॉइंट इसमें, देयरफॉर कैंडिडेट आर स्ट्रांगली एडवाइज टू इंटर ऑल इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड एक्यूरेटली एज नो करेक्शन और मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड आफ्टर अकाउंट क्रिएशन। मतलब आपका अकाउंट जब भी आप बनाएं तो उसमें एकदम पूरा स्ट्रिक्टली इसमें दिया हुआ है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसे केयरफुली और करेक्टली, मतलब सही और एक्यूरेसी बिल्कुल सही फील करें, क्योंकि एक बार अकाउंट बनने के बाद फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। नीचे देखेंगे, ये सभी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, इसमें जो एक पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 14.3 देखेंगे, जनरल गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो गाइडलाइंस है वो क्या क्या है। ए नंबर का पॉइंट में, कैंडिडेट मस्ट यूज ओनली लिंक प्रोवाइडेड द RRB ऑफिशियल, मतलब कैंडिडेट केवल RRB ऑफिशियल के वेबसाइट से ही अपना ऑनलाइन फिल करें, ऑनलाइन सबमिट करें अपना एप्लीकेशन। दूसरा नंबर में बी में, कैंडिडेट मस्ट फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड रीचेक बिफोर सबमिशन। मतलब जब भी आप अपना एप्लीकेशन फिल करें तो उससे पूरी तरह से एक बार जांच लें और इन्फॉर्मेशन को पूरा दोबारा चेक कर लें, इसके बाद आप सबमिट करें। इसके सी नंबर में है, एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शंस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब आप पहले ही चेक कर लें सबमिशन करने, सबमिट करने से पहले एप्लीकेशन, क्योंकि सबमिट करने के बाद फिर आप दोबारा उसे करेक्शन नहीं कर सकते। हाँ, करेक्शन और मॉडिफिकेशन का जब डेट है उस टाइम पे आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस भी देना पड़ेगा, करेक्शन फीस। डी नंबर देखेंगे, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, क्वेश्चन फॉर CBT विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल इंडियन लैंग्वेज। मतलब इसमें दिया हुआ है कि जो आपका क्वेश्चन है वो कौन कौन सा लैंग्वेज में होगा। इसमें पूरा इंडिया 13 दिया हुआ है, इंडिया का जो 13 रीजनल लैंग्वेज है उसमें दिया हुआ है। अगर आप सपोज हिंदी चूज करते हैं उसमें, तो आपको आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के साथ हिंदी भी रहेगा। नीचे ही नंबर में देखेंगे, ई नंबर, अ सेपरेट एप्लीकेंट फॉर ईच पे लेवल।
मतलब जो दोनों पे लेवल है, जैसे ग्रेड 1 का एक वैकेंसी है और ग्रेड 3 के लिए, तो दोनों के लिए सेपरेट एप्लीकेशन होगा, ठीक है। सेपरेट एप्लीकेशन रिक्वायर्ड फॉर ईच पे लेवल एट सेपरेट सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्ट फॉर ईच पे लेवल नोटिफाइड अंडर सीएन। दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम होगा। इसके बाद है दी एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फी मस्ट बी पेड सेपरेटली फॉर ईच पे लेवल। दोनों पे लेवल के लिए जो एग्जाम फीस है वो सेपरेट पे भी करना पड़ेगा। जब एप्लीकेशन ऑटोमेटिक अलग अलग है तो फिर आपको पेमेंट भी अलग अलग ही करना पड़ेगा और दोनों का एग्जाम भी अलग अलग होगा। चूज ओनली वन आरआरबी पर पे लेवल। तो एक पे लेवल के लिए, जैसे अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए अगर आप चूज कर रहे हैं कोई भी आरआरबी, तो केवल आप उसके लिए कोई एक ही आरआरबी, जितना भी जोन है जितने भी आरआरबी है उसमें से केवल एक ही आरआरबी आप चूज कर सकते हैं। फिर अगर आप दूसरा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप कोई अलग आरआरबी चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिखा ईच कैंडिडेट मस्ट चूज ओनली वन आरआरबी स्पेसिफिक पे लेवल। ओनली वन कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिट फॉर द पे लेवल यूजिंग द लिंक प्रोवाइडेड। केवल एक ही आप सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। Once an application is submitted, the chosen RRB will be considered final for the pay level. Applying to more than one RRB for the same pay level will result in rejection of applications for the। अगर आप एक RRB से ज़्यादा RRB पर सेम पे लेवल अगर एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं तो वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। एक है जी नंबर, order of cost preferences under chosen RRB. The candidate must provide, पॉइंट पे देखेंगे तो the candidate must provide order of preference for any or all the notice post under the selected pay level based on the। इसमें अगर देखा जाए तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए तो केवल एक ही है, लेकिन अगर ग्रेड 3 के लिए देखा जाए तो ग्रेड 3 में बहुत सारे पोस्ट प्रेफरेंस होता है, उसके लिए दिया हुआ था आप पोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर वाइज चूज कर सकते हैं। नीचे चला, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें एक पॉइंट है 14.4 लाइव फोटो कैप्चरिंग द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग एप्लीकेशन। मतलब आप जब एप्लीकेशन एक नंबर में दिया है, कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ वाइल अप्लाई। मतलब आप फॉर्म अप्लाई करने के टाइम पे जो आपके पास प्री एग्जिस्टिंग फोटो है वो अलाउ नहीं है। नॉट रिक्वायर्ड मतलब जरूरी नहीं है। द एप्लीकेंट मॉडल इज डिजाइन टू कैप्चर अ लाइव। जो आरआरबी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको डिजाइन किया है, जिसमें आप लाइव अपना फोटोग्राफ है जो कैप्चर कर सकते हैं फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे। लाइव फोटो में भी कैप्चर्ड बाय वेब कैमरा के द्वारा कैप्चर किया जाएगा मोबाइल फोन। मतलब आप मोबाइल फोन के द्वारा भी आप अपना वेब कैमरा के थ्रू अपना जो लाइव फोटो है उसे सबमिट कर सकते हैं। इसमें पर्पज दिया है कैंडिडेट मस्ट स्टैंड सिक्योर। क्या क्या प्रोसेस, कैसे आप अपना जो लाइव फोटो है उसे कैप्चर कर सकते हैं। इसमें 2-3 पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट है इंश्योर द कैमरा एंड पोस्टेड एट द आई लेवल बिफोर कैप्चरिंग द फोटोग्राफ। मतलब फोटो लेने से पहले जो आपका कैमरा है वो आई लेवल के सामने होना चाहिए, मतलब एक फोन सामने होना चाहिए। इसमें 3 पॉइंट दिया है, ये तीनों को देख के अपना लाइव फोटो कैप्चर करके ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबमिट कर सकते हैं। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आगे देखते हैं। तो मेन इसमें दिया 14.5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं। तो कैंडिडेट सिग्नेचर होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, पहला जो पॉइंट है। और SC/ST अगर कैंडिडेट से आप आते हैं तो PDF फॉर्मेट है तो SC/ST का जो आपका सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। आप इसे भी सबमिट करना पड़ेगा ताकि आपके लिए जो आरआरबी है वो फ्री ट्रेवल पास जारी कर सके। इसके नीचे है 14.5 में कैंडिडेट सिग्नेचर। कैंडिडेट इसमें सिग्नेचर के बारे में दिया हुआ है। द सिग्नेचर मस्ट रिटन इन द कैंडिडेट्स ओनली। कैंडिडेट का ही अपना सिग्नेचर होना चाहिए। इसमें ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ब्लैक इंक पेन ऑन वाइट पेपर, मतलब वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन होना चाहिए, उसके द्वारा सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए वाइट पेपर पे। द सिग्नेचर मस्ट बी रनिंग हैंड राइटिंग नॉट इन ब्लॉक कैपिटल। तो सिग्नेचर जो है एकदम रनिंग हैंड राइटिंग होना चाहिए। आप एक ही बार में जो सिग्नेचर करते हैं बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, ना कि कैपिटल लेटर और ब्लॉक लेटर में ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक ऑफ सिग्नेचर के बारे में दिया है। स्कैन द साइन पेपर यूजिंग मिनिमम रेजोल्यूशन 100 dpi इमेज फाइल
जेपीजे जेपीजी और जेपीजी ओनली होना चाहिए। फाइल का जो साइज है वो 30 केबी से 50 केबी के अंदर होना चाहिए। इमेज डायमेंशन इसमें दिया हुआ है 140 पिक्सल गुना 60 पिक्सल लेंथ जो है। और द स्कैन सिग्नेचर मस्ट बी पोजिशन विद द डिजाइन स्कैन बॉक्स। इसमें दिया साइज इसके अंदर में होना चाहिए। सिग्नेचर इमेज से भी कंटेंट विद इन द बॉक्स, बिल्कुल बॉक्स में आना चाहिए। ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रिलेटेड सिग्नेचर इसमें दिया हुआ है। ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रिलेटेड सिग्नेचर, पहला पॉइंट है यूज ऑफ ए नॉन वाइट बैकग्राउंड। अगर आपने सिग्नेचर नॉन वाइट बैकग्राउंड पे यूज़ किया है तो इसमें भी रिजेक्ट हो जाएगा, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। यूज ऑफ नॉन ब्लैक इंक सिग्नेचर, ये जो मैन है इसमें आपको ब्लैक पेन से ही व्हाइट पेपर में सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर रिटन इन ब्लॉक और कैपिटल, अगर आपका कैपिटल लेटर ब्लॉक लेटर सिग्नेचर है तो भी ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। पुअर रेजुलेशन और अनक्लियर सिग्नेचर है, अगर आपका सिग्नेचर पता नहीं चल पा रहा है तो इस सिचुएशन में भी हो जाएगा। अनकम्प्लीट और पार्टली विजिबल सिग्नेचर, अगर इसमें भी नहीं हो रहा। अपलोडिंग एन इमेज अदर देन द सिग्नेचर, अगर सिग्नेचर के अलावा कोई इमेज अपलोड हो गया है तो उस सिचुएशन में भी नो सिग्नेचर, अगर ब्लैंक सिग्नेचर नहीं है तो ऐसे में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट। एक इसमें इम्पोर्टेंट जो है ये बोला, इसमें बोला गया है कि द सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट मैच विद द सिग्नेचर कैप्चर ड्यूरिंग, मतलब आपका जो सिग्नेचर है उस समय एग्जामिनेशन के टाइम पे भी मैच किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी मैच किया जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे भी मैच किया जाएगा और जब आपका अपॉइंटमेंट होगा उस समय भी आपका सिग्नेचर मैच किया जाएगा। इसलिए आप अपना सिग्नेचर जो है बहुत काफ़ी केयरफुली करें। नीचे एक पॉइंट है 14.5.2 SC/ST सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट रिक्वेस्टिंग फ्री ट्रेन ट्रेवल पास के लिए है SC/ST सर्टिफिकेट। ये किस फॉर्मेट में होना चाहिए, क्या क्या साइज में होना चाहिए, नीचे पॉइंट दिया हुआ है सेम 1 नंबर में दिया हुआ है। द डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन PDF फॉर्मेट ओनली, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 400 KB से नीचे होना चाहिए। द सर्टिफिकेट मस्ट क्लियर होना चाहिए, बराबर दिखना चाहिए, विजिबिलिटी अच्छा होना चाहिए। इट मस्ट बी लेटेस्ट एंड वैलिड सर्टिफिकेट, लेटेस्ट होना चाहिए और वैलिड सर्टिफिकेट होना, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये 14 पॉइंट से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखें ये सभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी केवल हम फॉर्म फिलअप करने के बारे में बता रहे हैं कि फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे आपको क्या क्या ज़रूरत है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। एक फी के बारे में दिया हुआ है जो आपको तो पहले ही बता दिया फी के बारे में। आगे और देखें तो इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन है, हाँ एक जैसे मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन 17.0 पॉइंट दिया है। आफ्टर द फाइनल सबमिशन, मतलब पूरा आपका जो एप्लीकेशन है फाइनल सबमिट करने के बाद अगर कुछ भी आपको मॉडिफिकेशन वगैरह करना है तो मॉडिफिकेशन फीस आपको देना पड़ेगा जो 250 रुपये है और जो नॉन रिफंडेबल है इसका रिफंड नहीं होगा। और इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा B नंबर पॉइंट में है मॉडिफिकेशन फीस इज टू बी पेड बाय ऑल कैंडिडेट्स रिस्पेक्टिव द कम्युनिटी एंड कैटेगरी, मतलब जो भी हो चाहे SC हो ST हो, कोई भी कैंडिडेट अगर मॉडिफिकेशन करना चाहता है तो उसे मॉडिफिकेशन फीस जो है वो देना पड़ेगा। जो मॉडिफिकेशन फीस 250 रुपये है, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो उसे देना पड़ेगा इसमें। और आगे है सिमिलरली कैंडिडेट स्विचिंग फॉर एक्स सर्विसमैन, चाहे वो कोई सेम इसी का 1 पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे दिया हुआ है तो उसको भी 250 रुपये देना पड़ेगा। इसमें और एक मेन पॉइंट ये है कि आपको ये जो डेट है 1/8/2025 से 10/8/2025 के बीच में ही अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं फॉर्म सबमिट होने के बाद। अगर आपको ज़रूरत है मॉडिफिकेशन का तो आप कर सकते हैं, अन्यथा अगर आपका सब चीज़ आपने सही तरीके से फिल किया है, आपको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, मॉडिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें नीचे ये भी पॉइंट दिया है इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन, क्या क्या कारण हो सकता है जो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने सारा क्राइटेरिया पहले फिल किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। इसमें दिया इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू इक्वल लेटर के बारे में दिया इंस्ट्रक्शन कुछ, और फ्री ट्रैवल फैसिलिटी दिया जो केवल SC/ST कैंडिडेट के लिए है तो वो तुम्हें बता ही दिया। आगे अगर देखें तो वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ऑफ
तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें स्टेज दिया, स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या है। फर्स्ट सबसे पहले सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद आपको मेरिट के अनुसार आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन के बारे में बता ही दिया आपको ऊपर। एडिशनल रेलवे जोन, रेलवे रिक्वायरमेंट जो बोर्ड है, ये सभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें पोस्ट के बारे में सेम वैसे ही है, इसी में दिया है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल कैटेगरी, इसमें जो पे लेवल है लेवल 5 है। डिपार्टमेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, सिग्नल है। मेडिकल स्टैंडर्ड दिया B1। इसमें क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन की बात करें इसमें ए नंबर में दिया है बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शन में दिया है BSc कॉम्बाइन जैसा है। इसके बाद इसमें 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा, अगर आप डिप्लोमा है तो भी इसको फिल कर सकते हैं। इसमें इंजीनियरिंग एंड बेसिक। इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 2, टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 का पोस्ट है। ये इंजीनियरिंग ट्रैक में एक एक पोस्ट के बारे में दिया है। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है, इसके लिए क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन SSC प्लस ITI होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है। ITI के कौन कौन सा ट्रेड होना चाहिए, टीचर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, ये सारा दिया हुआ है। नीचे चलेंगे, इसमें एक एक पोस्ट के बारे में दिया है। कैटेगरी एंड पोस्ट कैटेगरी 3 है, टेक्नीशियन ग्रेड है, ब्लैक स्मिथ है, ये भी सेम लेवल 2 का है। इंजीनियरिंग पोस्ट PV का है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि अब इस पोस्ट के लिए आपका क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे उस समय ये सारा चीज आपको देना है। इस फिर कैटेगरी 4 की बात करें, कैटेगरी 4 है। कैटेगरी 4 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज है। ये भी लेवल 2 का पोस्ट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है। ये ब्रिज है। इसका मेडिकल जो स्टैंडर्ड है B1 है। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मैट्रिक विथ SSC प्लस ITI रिकॉग्नाइज्ड से। इसमें जो ट्रेड दिया हुआ फीटर है, वेल्डर है। ITI का जो ट्रेड है इसमें फीटर एंड वेल्डर है। सेम कैटेगरी नंबर 5 देखें, कैटेगरी नंबर 5 ये भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरेज एंड वैगन का लेवल 2 पोस्ट है। मैकेनिकल है, कैरेज एंड वैगन, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन विथ ITI। इसमें फीटर, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फिटर, मैट्रिकुलेशन स्पेशलिस्ट ऑपरेशन, अप्रेंटिसशिप भी है। इसके बाद कैटेगरी नंबर 6 है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल है, लेवल 2 पोस्ट है। मैकेनिकल का डिपार्टमेंट डीजल शेड में है। B1 कैटेगरी, मेडिकल जो कैटेगरी है वो B1 है। और इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक प्लस ITI ट्रेड में तो इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक्स, ऑटो है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ ही मैट्रिक SLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेड मेंशन अबव। ये सारा ऊपर जो मेंशन है अबव जो ट्रेड है उस पर आपका अप्रेंटिसशिप है। तो इसके बाद आएंगे कैटेगरी नंबर 7 टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल। इसमें ये भी लेवल 2 का ही पोस्ट है। जितना भी ग्रेड 3 का पोस्ट है वो सभी लेवल 2 का ही। इसे भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट डीजल शेड है। इसका जो मेडिकल कैटेगरी है स्टैंडर्ड जो है B1 है। सेम इसमें मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन है, मैट्रिकुलेशन विथ ITI। इसमें जो ट्रेड है फीचर है, मैकेनिक, डीजल है, मैकेनिक है। ये सभी जो है इसके लिए क्राइटेरिया है। इसके साथ इसमें नीचे ये अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। सेम ऊपर दिया हुआ जो ट्रेड है उस पर। कैटेगरी नंबर 8, कैटेगरी नंबर 8 है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS है, लेवल 2 इलेक्ट्रिकल है, TRS है, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। सेम इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो ITI होना चाहिए, NCVT SCVT इसमें तो दिया हुआ है। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सभी से है आपका, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नीचे एक 9 नंबर कैटेगरी टेक्निकल ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल GS है,
लेवल 2 पोस्ट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जनरल सर्विस है, B1 कैटेगरी इसका मेडिकल, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम वही है, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, मैकेनिक रिजल्ट दिया हुआ है, अप्रेंटिस सेम आप अगर ऊपर दिए गए ट्रेड के साथ किए हुए हैं तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है, कैटेगरी 10 है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRD, एलिजिबिलिटी है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट TRD, मेडिकल जो है B1 है, और इसका जो क्वालिफिकेशन है तो आप इसे भी आप आराम से कर सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, मैकेनिक है, ये सारा दिया हुआ है, इसमें भी अप्रेंटिसशिप कवर किया हुआ है आपका, और वो ट्रेड ये सारा ट्रेड से तो इसको फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद 11 नंबर में इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 EMU, ये भी लेवल 2 इलेक्ट्रिकल पोस्ट है, सब डिपार्टमेंट EMU है, मेडिकल कैटेगरी B1 है, जितना भी कैटेगरी है मेडिकल सभी ग्रेड 3 का B1 है। इसका भी सेम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें दिया हुआ है, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ये सभी दिया हुआ है। अगर अप्रेंटिसशिप भी है आपका एबव जो भी ऊपर ट्रेड है इसमें तो भी आप भर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है 12 टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर, ये लेवल 2 पोस्ट इलेक्ट्रिकल है, जनरल सर्विस है कैटेगरी तो वही है मेडिकल का। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसमें फीटर है, एक ही केवल है ट्रेड से, साथ ही अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हैं फीटर से तो भी आप भर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी 13 नंबर कैटेगरी, ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, लेवल 2 पोस्ट इलेक्ट्रिकल है, जनरल सर्विस है, B1 कैटेगरी है, इसका मेडिकल का स्टैंडर्ड, ये मेट्रिकुलेशन विद ITI, रेफ्रिजरेटर कैंडिडेट्स है, एनवायरमेंट से इलेक्ट्रीशियंस, सेम आप अप्रेंटिसशिप किए हैं, ये सभी ट्रेड से कोई फिलअप कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 14 है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 एलिवेटर, ये सेम पे लेवल 2 है, इंजीनियरिंग का है ये पोस्ट, ब्रिज है, मेडिकल कैटेगरी B1 है, मैट्रिकुलेशन है, इसमें देखने तो आगे सेम इसमें जो ट्रेड है ITI 10+ ITI ट्रेड है, मैकेनिस्ट है, इसमें ग्राइंडर है, मैट्रिकुलेशन है, इसमें अप्रेंटिस यहाँ तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कैटेगरी 15 है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT, ऊपर में टेक्नीशियन ग्रेड 1 2 पोस्ट था जिसमें आप ग्रेड 1 डायरेक्ट ग्रेड 1 में भी भर सकते हैं जैसे SNT का, और इसमें ग्रेड 3 का है, ये भी SNT का भी पोस्ट है, लेकिन ये ग्रेड 3 है, लेवल 2 का पोस्ट है, और वो था लेवल 1 का पोस्ट, सॉरी लेवल 5 का पोस्ट, नहीं ग्रेड 1। SNT ये सिग्नल डिपार्टमेंट का है, मेडिकल कैटेगरी B1, और इसका जो है मैट्रिक प्लस ITI सर्टिफिकेट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन ये सभी है, तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं कैटेगरी 16 है, वेल्डर है, ये इंजीनियरिंग का पोस्ट की है, सेम मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन ये दिया हुआ है, वेल्डर वगैरह, साथ ही आप अगर अप्रेंटिसशिप किए हैं ऊपर वेल्डर ट्रेड तो भी आप भर सकते हैं। इसमें फिर 17 नंबर कैटेगरी ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर, ये भी लेवल 2 पोस्ट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट वर्कशॉप में, खास करके वर्कशॉप में काम है, इसका मेडिकल कैटेगरी B2 है, इसका भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक प्लस ITI ट्रेड दिया हुआ है, इसमें से ये सभी ट्रेड दिया हुआ है, इसमें भी नीचे अगर अप्रेंटिसशिप है तो कर सकते हैं। 18 नंबर कैटेगरी है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर है, ये वर्कशॉप लेवल 2 मैकेनिकल और वर्कशॉप पोस्ट है, इसका जो मेडिकल कैटेगरी है वो C1 है, इसका जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन विद ITI, और इसमें जो ट्रेड है वो कारपेंटर है, फर्नीचर है, कैबिनेट मेकर है, साथ ही आपका अगर अप्रेंटिसशिप है सेम ट्रेड से तो भी फिल कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 19 है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है, मैकेनिकल पोस्ट है, वर्कशॉप का कैटेगरी C1 है, इसका भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक वर्कशॉप P1 से लेवल 2 पोस्ट है, मैकेनिकल प्रोडक्ट यूनिट का C1 मेडिकल कैटेगरी है, इसका जो क्वालिफिकेशन है 10+ ITI का फीटर है, मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हैवी व्हीकल्स ये सभी दिया हुआ है, इसमें जो अगर अप्रेंटिस है सीख है आपका किया हुआ तो हो जाए। नेक्स्ट है कैटेगरी 11 टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप पावर एंड लेवल 2 पोस्ट इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप का है पोस्ट, C1 कैटेगरी है मेडिकल, इसका जो मेडिकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10+ ITI ट्रेड दिया हुआ है, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक ये सारा ट्रेड दिया हुआ है, इसमें भी अगर अप्रेंटिसशिप है तो भी आप भर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 22 नंबर कैटेगरी वर्कशॉप का है, लेवल 2 इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन यूनिट का है, मेडिकल कैटेगरी C1 है, इसमें भी दिया है तो क्वालिफिकेशन 10+ ITI
ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी है। इसमें भी अप्रेंटिसशिप है। नेक्स्ट है 23 कैटेगरी टेक्नीशियन ग्रेड 3 टीचर की है। ये भी लेवल 2 का पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल है, प्रोडक्शन यूनिट C1 है। ये सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। इसी तरह कैटेगरी नंबर 24 25 है। ऐसे पूरा कैटेगरी जो है 26 है, 27 है। पोस्ट वाइज कैटेगरी है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड सी, सभी लेवल 2 का ही पोस्ट है। मेडिकल स्टैंडर्ड सभी C1 ही है। और क्वालिफिकेशन सबका दिया हुआ है, और क्वालिफिकेशन देख लीजिए। इसका लास्ट जो कैटेगरी है, इसी तरह लास्ट 30 कैटेगरी। ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर है, वर्कशॉप मैकेनिकल वर्कशॉप है, C1 कैटेगरी है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए, मैट्रिक प्लस ITI है। ट्रेड दिया हुआ है इसमें, वेल्डर है, वेल्डर गैसिंग वेल्डर, ये सभी इसमें अप्रेंटिसशिप है, तो आप कर सकते हैं। इसके नीचे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं पॉइंट्स जो भी है। इसमें RRB वाइज पोस्ट दिया हुआ है। ये जैसे वेस्टर्न रेलवे का ये पोस्ट, कौन कौन सा पोस्ट है, जैसे 1 नंबर है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का है वेस्टर्न रेलवे में, कितना सारा है, अहमदाबाद में दिया हुआ है पोस्ट। जनरल के लिए कितना है, 4 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 0 है, OBC के लिए 2 है, EWS के लिए 1 है, और टोटल इसमें 8 है वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए। इसमें वेस्टर्न रेलवे WR है। सेम उसी तरह कैटेगरी 6 जो है ग्रेड 3 डीजल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल का है, 2 पोस्ट है। किस में दिया हुआ है, देखिए जनरल में 1 है, जनरल में 1 है, इसके बाद 1 OBC में, टोटल 2 पोस्ट है। इसी तरह कैटेगरी 7 का है, WR में 2 पोस्ट है। उसके बाद कैटेगरी 9 का है, ये भी 2 पोस्ट है। ऐसे करके 2 पोस्ट है। कैटेगरी 11 12 13 16 ऐसा करके पोस्ट है। इसी तरह नीचे भी जोन वाइज दिया हुआ है सभी पोस्ट। इसमें भी नीचे देखिए NWR में कितना पोस्ट है वो भी देख सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का कितना पोस्ट है अजमेर में, वो दिया हुआ है। ये कैटेगरी 5 का, इसमें 2 पोस्ट है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 इसमें डीजल मैकेनिक, इसमें 2 पोस्ट ऐसे करके दिया हुआ है इसमें। इसी तरह आप आगे भी देख सकते हैं। ये SWR का है, SWR में कितना दिया हुआ है, सॉरी ये SWR में कितना पोस्ट है, जैसे RWF में कितना पोस्ट है, ये सारा दिया हुआ है डिटेल्स, आप चेक कर सकते हैं पूरा। इसी तरह आगे अगर देखें तो ये पूरा जितना भी है, ये पूरा जोन वाइज पोस्ट दिया हुआ है। ये पूरा देख सकते हैं, और आप एक बार एनालाइज कर लें कि कौन सा जोन में भरना बेटर है। इसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना फील्ड सबमिट कर सकते हैं उस RRB में। और नीचे देखते हैं कुछ अगर इम्पोर्टेंट और भी टॉपिक है तो उस पर एक बार देख लेंगे। नीचे चलेंगे और सेम इसमें जोन वाइज पोस्ट को दिया हुआ है, टोटल किस किस जोन में कितना पोस्ट है। डिटेल ऑफ मर्ज पोस्ट कैटेगरी ऑफ CN नंबर 2 2022 25। ये जो है मर्ज पोस्ट, उसके बारे में डिटेल्स दिया है, कौन कौन सा पोस्ट जिसमें मर्ज हो गया है। तो पहला जो कैटेगरी है 9, इसको बनाया है 9 नंबर का कैटेगरी। कौन कौन से पोस्ट को मर्ज करके केवल एक पोस्ट बनाया गया वो है, जैसे कि इसमें लिखा है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पावर, पहला ये इलेक्ट्रिकल पावर है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग, दूसरा ट्रेन लाइटिंग है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल, ये तीसरा सॉरी इलेक्ट्रिकल। ये तीनों पोस्ट को मिलाने के बाद, ये तीनों पोस्ट इलेक्ट्रिकल का है, ये तीनों पोस्ट जनरल सर्विस का है, सब डिपार्टमेंट जो है जनरल सर्विस है। इन तीनों पोस्ट को मिला के एक नेम है, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल GS। ये जो तीनों पोस्ट है, एक कैटेगरी में 3 पोस्ट है, इसको मिला के टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल GS कॉमन नेम इसका है। पे लेवल इसका 2 है, सभी का पे लेवल 2 है। ग्रेड 3 का जितना भी पोस्ट है सबका पे लेवल 2 है। सेम उसी तरह जो कैटेगरी 10 बनाया है, इसमें 3 पोस्ट को मिला के केवल एक पोस्ट किया है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पहले OHE, इसमें सेम टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRD का पोस्ट PSI था, ये PSI, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRD। ये तीनों पोस्ट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का था, और सब डिपार्टमेंट TRD, ये तीनों को मिला के टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRD कर दिया। ये जो मर्ज है जितना भी पोस्ट, उसके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। सेम उसी तरह कैटेगरी जो 12 को बनाया है, इसमें भी 3 पोस्ट है टोटल, ये फीटर, ये तीनों पोस्ट को मिला के
ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर OLS बनाया है। वैसे कैटेगरी 5 में इसमें 2 पोस्ट है, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन। टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन। ये दोनों जो डिपार्टमेंट है SNT का ही है। सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन इसको कॉमन करके बनाया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT, मतलब सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉमन नेम कर दिया इसको दोनों मिला के। सेम वैसे ही कैटेगरी नंबर 16, इसमें 2 पोस्ट मिला है इंजीनियरिंग का, और इसको कर दिया टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर OL। वैसे कैटेगरी 20 में अगर देखें तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक वर्कशॉप और टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक वर्कशॉप, दोनों मैकेनिकल ये 2 पोस्ट है। एक प्रोडक्ट यूनिट का पोस्ट था और एक वर्कशॉप का। इन दोनों पोस्ट में मिला के क्या कर दिया, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल एंड मैकेनिक वर्कशॉप PUNWS कर दिया। ये दोनों जो पोस्ट है इसको मर्ज कर दिया। सेम कैटेगरी 21 में भी देखेंगे तो वैसा ही ये दोनों को मिला के टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल वर्क्स पावर एंड ट्रेन लाइटिंग कर दिया, इसको भी मर्ज कर दिया। सेम कैटेगरी 22 में 3 को मर्ज किया है, 1 2 3 को मर्ज किया है। ये प्रोडक्ट यूनिट वर्कशॉप का है, तो ये प्रोडक्ट यूनिट है, इन तीनों को मिलाकर टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल PU एंड वर्कशॉप कर दिया। सेम इसमें 23 में भी कैटेगरी में देखेंगे तो इसमें काफ़ी सारा मिलाया हुआ है, मर्ज करके एक बनाया है PU एंड WS। इसमें क्या क्या मर्ज कर दिया, टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर को मर्ज किया है, फीटर वर्कशॉप को मर्ज किया है। इसमें एक SNT इंजीनियरिंग है, मैकेनिक, ये सारा को मर्ज करने के बाद ये वर्कशॉप प्रोडक्ट यूनिट बनाई है। सभी को वर्क मर्ज करने का टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर PU एंड WS कर दिया है। ये सारा डिटेल्स जो है मर्ज का ही दिया, 25 26 29 जितना भी कैटेगरी है ये सभी ऐसे मर्ज करते हुए इसका जो कॉमन नेम है, नेम ऑफ द फर्स्ट इज नॉमिनेटेड नोटिफाइड है, ये सभी कर दिया है। और नीचे दिया हुआ है इसमें एक पोस्ट, ये है सिंगल डिटेल्स ऑफ सिंगल कैटेगरी सर CN2 2025। इसमें कुछ कैटेगरी जो दिया हुआ है ये सिर्फ सिंगल है, और ये सिंगल कर दिया नीचे, वो पूरा मर्ज का ऊपर दिखाया था और ये नीचे सिंगल का सिंगल नेम कर दिया। अभी जो कैटेगरी इसको निकाला है उससे ये पूरा कर दिया डिटेल्स, ये ऊपर का ही है। अभी जो हमने देखा मर्ज करके, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल को SNT है सिग्नल, ऐसे ही नीचे अगर देखें तो नीचे कुछ इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्म वगैरह दिया हुआ है, इसमें दिया फॉर्मेट दिया है SC/ST कैंडिडेट का इस फॉर्मेट में होना चाहिए सर्टिफिकेट। सेम उसी तरह नीचे अगर देखें तो ये फॉर्मेट है OBC का, NCL नॉन क्रीमी लेयर का, ठीक है, ऐसे ही फॉर्म है ये। इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन है OBC कैंडिडेट्स का, ये सभी नीचे फॉर्म है। ये सारा फॉर्म है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अब नीचे, ठीक है। आप भी अपना मोबाइल से ही फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं सबमिट, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कैफे जाने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल से अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, मोबाइल से ऑनलाइन फिल कर सकते हैं और खुद से कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसे नोटिफिकेशन या किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए आप नीचे कमेंट करेंगे, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।